नमस्कार दोस्तों, एक समय हुआ करता था जब हमारे आर्मी जनरल्स कहा करते थे कि इंडिया को टू फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। इंडिया को कभी भी टू फ्रंट वॉर करना पड़ सकता है। फिर हमारे आर्मी जनरल्स ने समय के अनुसार यह भी हमें आगाह किया कि इंडिया को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। इंडिया को कभी भी 2.5 फ्रंट वॉर करना पड़ सकता है। अभी थोड़ी दिन पहले हालात को देखते हुए हमारे आर्मी जनरल्स ने इस बात को कहा कि इंडिया को 3 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। इंडिया को भविष्य में कभी भी 3 फ्रंट वॉर करना पड़ सकता है, 3 देशों से लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। और अभी के हाल ही के हालात को देखते हुए हमारे आर्मी जनरल्स ने इस बात का दावा किया कि इंडिया को 3.5 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए। इंडिया को भविष्य में 3 देशों के साथ और हाफ फ्रंट और आप जोड़ लो, इनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो ये 2 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर, 3 फ्रंट वॉर और 3.5 फ्रंट वॉर क्या है ये? भारत इसको कैसे टैकल करेगा? इंडिया इससे कैसे निजात पाएगा? क्या ये चीज है? इंडिया चारों तरफ से दुश्मनों से कैसे घिर गया है? इंडिया से कैसे बाहर निकलेगा? क्या इंडिया इतना सक्षम है? इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज 2.5, 3.5 फ्रंट वॉर एंड व्हाट इज इट्स मींस रिसेंट टाइम फॉर इंडिया। इस बात को समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अभी आप सभी को पता है कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वांस, ये भारत की यात्रा पर आए थे 4 दिन के लिए 21 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को भारत में घटना हो जाती है। 22 अप्रैल के दिन 26 लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। और ये कोई छोटा मोटा आतंकवादी हमला नहीं था। इससे पहले भी आतंकवादी लोग जम्मू कश्मीर में हमला करते थे, टेररिस्ट एक्टिविटी करते थे, लेकिन वो हमारे आर्मी को टारगेट करते थे, पुलिस को टारगेट करते थे, पॉलिटिशियंस को टारगेट करते थे, गवर्नमेंट को टारगेट करते थे, या सिविलियंस को भी टारगेट करते थे तो बम से उड़ा देते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है शायद इतिहास में कि धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया है। जम्मू कश्मीर का पहलगाम, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पर 4 से 6 आतंकवादी आते हैं। उन्होंने सभी लोगों को इकट्ठा किया और वहां पर उनसे धर्म पूछा गया कि तुम्हारा धर्म क्या है। जो लोग हिंदू धर्म के थे उनसे कलमा भी पढ़वाया गया। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद का एक धर्म होता है जो हमें पता चला है। पता तो पहले भी था, लेकिन शायद इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है। आतंकवाद का एक धर्म होता है जिस धर्म का नाम है मुस्लिम धर्म, जिसमें धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया। जो हिंदू धर्म के लोग थे उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जो लोग वहां पर कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो आतंकवाद का एक धर्म होता है, उस धर्म का नाम मुस्लिम धर्म है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हमें सचेत रहना पड़ेगा। यहां पर जो मंशा है लोगों की वो कुछ और है। वो भारत में सांप्रदायिक दंगे करवाने की मंशा रखते हैं। वो भारत में कम्युनल राइट्स करवाना चाहते हैं, सिविल राइट्स करवाना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में मतभेद खड़ा करना चाहते हैं, द्वेष खड़ा करना चाहते हैं कि भारत के जो हिंदू और मुसलमान हैं जो एक साथ शांतिप्रिय तरीके से रहते हैं वो आपस में लड़ पड़े, झगड़ पड़े, हिंदू समुदाय के लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दे बड़े पैमाने पर। तो हमें शांति से काम लेना है, पीसफुल तरीके से काम लेना है। हम सब लोग भारत के नागरिक हैं। ये जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन इस बात को आप सिरे से नकार नहीं सकते कि जो हमारे दुश्मन है उनकी मंशा क्या थी कि वो भारत में सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देना चाहते थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर को ले तो सकते नहीं है, तो इसके अलावा फिर वो कर क्या सकते हैं? दंगे को बढ़ावा दे सकते हैं। इसका एक मकसद और हो सकता है। इसका मकसद ये भी है कि जब से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया गया तब से वहां पर शांति स्थापित हो गई है। वहां पर पर्यटक लोग जाते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। जम्मू कश्मीर के लोग एक शांतिप्रिय तरीके से रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, भारत को अपना देश मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, भारत के सिटीजन हैं, उनको रोजी रोटी मिल रही है। तो इसके माध्यम से अब क्या हुआ? आप देखो कि जम्मू कश्मीर में 90% होटल्स खाली हो चुकी है, पर्यटक वहां से बाहर निकल चुके हैं, डर का माहौल बन चुका है कि वहां पर हिंदू समुदाय का लोग जो भी जाएगा टूरिस्ट बन के, उसको हो सकता है कि आतंकवादी लोग मौत के घाट उतार दें। तो जम्मू कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को जो बढ़ावा मिल रहा था, जम्मू कश्मीर के युवाओं को जो रोजगार मिल रहा था, जम्मू कश्मीर शांतिप्रिय तरीके से भारत के बाकी राज्यों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा था, उस सबको छीनने का प्रयास किया है। तो हमें थोड़ा तरीके से और सोच समझ के काम लेना चाहिए। भारत इसको रिटेलिएट करेगा, भारत जवाब देगा, भारत पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगाएगा। क्योंकि जो भी आतंकवादी घटनाएं होती है ना जम्मू कश्मीर के अंदर, उसके तार पाकिस्तान से जरूर तुरते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जिम्मेदारी ली है
द रेजिस्टेंस फ्रंट, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में एक आतंकवादी ग्रुप है लश्कर ए तैयबा, ठीक है, लश्कर ए तैयबा का एक सहायक ग्रुप है या उसका प्रॉक्सी है जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, उसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। इस रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हमने ये आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है, हमने 4 आतंकवादी भेजे थे और इस घटना को अंजाम दिया है। बाद में इसने मना कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत में इसने क्लेम कर लिया था। तो जो भी आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें पाकिस्तान का जो आतंकवादी ग्रुप या पाकिस्तान के जो आर्मी रिजीम है इसके इशारे से कुछ भी नहीं होता है। तो जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे हथियार डाल चुके पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया वगैरह भी इसका साथ नहीं दे रहे, तो इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जम्मू कश्मीर में कैसे भी अराजकता को बढ़ावा दे या जम्मू कश्मीर में कैसे भी नफरत फैलाए। इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है। तो जो रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप में इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि जब पहलगाम के अंदर यह घटना को अंजाम दिया जा रहा था, 20 मिनट कैसे लगे हमारी आर्मी को पहुंचने, वहां से जहां पर यह घटना हुई है इस पहलगाम वाले इस इलाके में, इससे जस्ट 4 किलोमीटर दूर हमारे आर्मी का बेस कैंप है। यह एक छोटा सा कैंप है। 20 मिनट कैसे लग सकते हैं कि 20 मिनट बाद हमारी आर्मी यहां पर पहुंची है, या आतंकवादी लोगों ने उस समय का इंतजार किया कि 2:30 बजे के आसपास जब शिफ्ट चेंज होती है उस टाइम पे इस घटना को अंजाम दिया जाए। इस वजह से शायद हमारी आर्मी को 20 मिनट वहां पर पहुंचने में लग गए। लेकिन ठीक है, पहुंचने में लग गए, मैं ये बात दावा करता हूं कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर हमारी आर्मी के जवान क्यों नहीं है। जम्मू कश्मीर जो आतंकवादियों का गढ़ है, वहां पर हर दूसरा व्यक्ति आतंकवादी हो सकता है किसी भी वेशभूषा के अंदर। वहां पर जो भी पर्यटक हैं, डल झील वगैरह जो भी लोकल इलाका है जहां पर पर्यटक पाए जाते हैं या टूरिस्ट घूमने जाते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पर आप आर्मी पर्सनल को, अगर यहां पर 2 आर्मी पर्सनल भी होते ना, आपको गारंटी देता हूं कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। अरे 2 तो छोड़ो, एक भी आर्मी का जवान अगर यहां पर होता ना तो 26 लोग नहीं मारे जाते, इस तरीके से दर्दनाक घटना को अंजाम नहीं दिया जाता था। तो मेरी 2 प्रश्न हमारी सेना से, शायद हम आक्रोश में और द्वेष में इस बात को भूल जा रहे हैं कि इसमें हमारी सरकार की भी खामियां है, कहीं ना कहीं लूप होल है। 20 मिनट कैसे लगे हमारे आर्मी को पहुंचने के लिए उस अपने बेस कैंप से यहां तक, और यहां पर कोई भी आर्मी के जवान क्यों नहीं थे। अब तो आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उन सब जगह पर आपको आर्मी की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। 2-2, 4-4 जवान आपको हर एक पब्लिक प्लेस पे लगाने पड़ेंगे। अब आप लगाओगे, शायद आप पहले लगा देते तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं मिलता। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग इससे खुश भी है और बहुत सारे लोग दुखी भी है। कुछ मुसलमान भाइयों ने भी जान गंवाई है। ये जो 26 लोग मारे गए हैं उसमें एक व्यक्ति मरने वाला मुस्लिम भी है। और एक कहावत यह भी होती है कि भाई हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। इस बात को भी आपको समझने का प्रयास करेगा। आप भले मुझे क्रिटिसाइज कर सकते, लेकिन सैयद आदिल हुसैन शाह है, सैयद आदिल हुसैन शाह जो खच्चर घोड़ा चलाता है, जो पर्यटकों को ऊपर यहाँ पर पहलगाम में पहुंचाता है, वो यहाँ पर आता है, आतंकवादियों से लड़ाई लड़ता है कि तुम हमारे पर्यटकों को क्यों मार रहे हो, ये गलत बात है, उनसे बंदूक वगैरह छीनने का प्रयास करता है। तो सैयद आदिल हुसैन शाह को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इनमें मरने वाला एक मुस्लिम भाई भी है। इस बात को भी हमें सिरे से नकारना नहीं चाहिए। और नजाकत अली ये भी खच्चर चलाता है, वहां पर पर्यटकों को वहां पर लाता ले जाता है। इसने 11 लोगों की जान बचाई है अपनी पीठ पर लादकर। जब तक हमारी आर्मी नहीं पहुंची है तब तक 11 लोगों को इसने अपनी पीठ पर लादकर सेफ प्लेस पे पहुंचाया है, लोगों की जान बचाई है। तो सैयद आदिल हुसैन शाह ने अपनी जान गंवाई है आतंकवादियों से लड़ते हुए, मानवता को बचाते हुए, हिंदू भाइयों को बचाते हुए। इस बात को भी आपको समझना है, इस बात को आप सिरे से नकार नहीं सकते हैं। और नजाकत अली ने 11 लोगों की जान बचाई है, इसको भी आप सिरे से नहीं नकार सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, इसके बाद में भारत सरकार ने जो सबसे कड़ा फैसला लिया है, जो इंडस ट्रीटी एग्रीमेंट है, सिंधु जल समझौता है, उसको कैंसिल कर दिया है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था, उस सिंधु जल समझौते को कैंसिल हो गया है, कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। भारत ने वाटर स्ट्राइक की है इस बार कि पाकिस्तान पानी को तरसेगा और तरसना भी चाहिए, बड़ी कार्रवाई भी हम करेंगे। क्या था सिंधु जल समझौता, मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये जो 3 नदियां हैं, एक तो रावी, एक ब्यास और एक सतलज। रावी, ब्यास और सतलज, नीचे की जो 3 नदियां हैं इसका पानी तो भारत यूज करेगा। और ऊपर की जो 3 नदियां हैं, झेलम, चेनाब और इंडस, झेलम, चेनाब और इंडस नदी का 70% पानी पाकिस्तान को देना पड़ेगा और 30% पानी इंडिया रखेगा। तो इंडस जो वाटर ट्रीटी थी
सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, उसमें कहा गया था कि नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, सतलज और ब्यास, उसका पानी तो भारत रख सकता है, उसका यूज कर सकता है, भारत बड़ा देश है। और ऊपर की जो 3 बड़ी नदियां हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, इसका 70% भारत पाकिस्तान को सौंपेगा और 30% पानी का भारत यूज कर सकता है ऊपर वाली नदियों का। तो भारत ने इस पानी को रोक दिया है। ये जो आपको डैम दिखाई दे रहा है, इधर पाकिस्तान को ये जो पानी जाता है वो पानी अब नहीं जा रहा है। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। उसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। आप सभी को पता है कि 1971 की लड़ाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ था? इंदिरा गांधी इस तरफ से थी, आपको पता होना चाहिए, और उधर से जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है। और इसमें यह कहा गया था कि भाई हम शांतिप्रिय तरीके से रहेंगे, पीसफुल तरीके से रहेंगे। नई बाउंड्री लाइन को यहां पर डिसाइड किया गया था। आगे भविष्य में हम लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे। 1972 का ये जो समझौता हुआ था, शिमला समझौता, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि भाई पाकिस्तान को बांग्लादेश को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देनी पड़ेगी। और शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, मान्यता प्राप्त की थी। तो अब इस समझौते को तोड़ने का मतलब क्या है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को एक सेपरेट कंट्री नहीं मानता, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। इस समझौते को तोड़ने का मतलब तो यही है कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना ही देश मानता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता। शिमला समझौते को उसने तोड़ दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि टू फ्रंट वॉर क्या है। टू फ्रंट वॉर का मतलब क्या है? पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ाई लड़ना। 3 फ्रंट वॉर का मतलब क्या है? बांग्लादेश के हालात को हमें ऐसा देख के लगता है कि बांग्लादेश भी अब हमसे लड़ाई करने के लिए आतुर है, तो ये भी हमसे लड़ाई लड़ेगा। तो अब ये जो 3.5 फ्रंट वॉर क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इसमें जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे साथ 4 युद्ध लड़ चुका है। 1947 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई और 1999 की लड़ाई। चारों के चारों युद्ध पाकिस्तान यहां पर हारा है। लेकिन 1947 की लड़ाई जब लड़ रहा था पाकिस्तान, उसने जो पीठ पीछे हमला किया था वो हमारा जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया ले जाता है। आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके के नाम से जानते हैं। तो पीओके हमारा एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया है। 1947 में पाकिस्तान ने पीठ पीछे वार किया और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के ऊपर अटैक करके ये जो जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला एरिया है, इसको अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये हमारा है, हम इसको लेना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर दावा करता है। आपको पता है, पाकिस्तान कहता है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। और मसला यहीं पर है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो आबादी वो क्या है? मुस्लिम है। तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहता है। लड़ाई उसने 4 लड़ दी, चारों की चारों लड़ाई में उसकी हार हो जाती है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ने जितना भी हमारे ऊपर दबाव बनाया है वो सारे के सारे दबाव असफल रहे हैं, फेल हो गए हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी साथ नहीं देता है। ये जो अरब कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये भी बिल्कुल मना कर चुके हैं कि ये भारत का इंटरनल मैटर है। और इतिहास तो यही कहता है कि ये हिस्सा भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान इटसेल्फ पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो हिस्ट्री ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो जब सारे के सारे सतंगे ढीले हो गए पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान यहां पर डिसमेंटल करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए ये पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने लगता है। दूसरा, चाइना ने यहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, निवेश भी कर रखा है। चाइना पीछे से पूरा पूरा पाकिस्तान की मदद करता है, पाकिस्तान को वेपन देता है, मिसाइल देता है, सैटेलाइट देता है, इंटेलिजेंस देता है यहां पर। और न्यूक्लियर वेपन भी पाकिस्तान को चाइना ने ही बनवा के तैयार करके दिए हैं। तो सबसे बड़ा जो रियल एनिमी है वो हमारा कौन है? पाकिस्तान है, इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरा, चाइना हमारा वन ऑफ द रियल एनिमी है। चाइना हमारा रियल एनिमी क्यों है? क्योंकि 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया था, आप सभी को पता है। और ये हमारी लीडरशिप फेलियर था। नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, हमारी बाउंड्रीज सिक्योर नहीं हुआ करती थी। 1962 की जो लड़ाई लड़ी थी हमने, उसमें चाइना ने हमसे हमारे जम्मू कश्मीर का ये वाला पार्ट छीन लिया था, जिसको अक्साई चाइना कहा जाता है। तो ये वाला एरिया आज चाइना के पास, आप सभी को पता है, जो 1962 की लड़ाई में चाइना ने इसको जीत लिया था। चाइना एक और काम यहां पर करता है। चाइना हमारे इस एरिया पर भी दावा करता है, अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है, जिसको वो साउथ तिब्बत बोलता है। और वो हमारे चिकन नेक को तोड़ना चाहता है। इसको हम क्या कहते हैं? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहते हैं। और वो हमारे चिकन नेक को तोड़कर इस एरिया को क्या करना चाहता है? अलग करना चाहता है। तो चाइना पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट करता है। चाइना कभी नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े। चाइना हमें एरिया को कैप्चर करना चाहता है। चाइना हमसे 1962 में लड़ाई भी लड़ चुका है। चाइना हमें डिसमेंटल करना चाहता है। चाइना
कभी नहीं चाहता कि भारत ग्रोथ करे या सुपर पावर बने। चाइना हमारे चिकन नेक को तोड़ के इस एरिया को अलग करना चाहता है। चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश को लेना चाहता है। तो दूसरा जो रियल एनिमी है जिससे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो है चाइना। उसके बाद में अभी आप सभी को पता है कि बांग्लादेश अभी थोड़ी दिन पहले तक डेमोक्रेसी हुआ करती थी, लोकतंत्र हुआ करता था, शांतिप्रिय तरीके से एक देश हुआ करता था। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट हो जाता है, शेख हसीना को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है और बांग्लादेश के अंदर जो अराजकता फैली है, बांग्लादेश में जो मोबोक्रेसी है, भीड़ तंत्र है, जो बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर चला रहा है, वो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा आचरण कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश की जो वर्तमान जनता है वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश की बहन बेटियों को बलात्कार किया, वो पाकिस्तान जिसमें बांग्लादेश के नागरिकों को मारा, वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश के बहन बेटियों को, बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को दबा कुचला, रेप, अपहरण, बलात्कार किया, मौत के घाट उतारा। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है और पाकिस्तान के डिप्लोमेट बांग्लादेश में आ भी चुके हैं मौके का फायदा उठाने के लिए। और पाकिस्तान के डिप्लोमेट यहां पर यह तक कह चुके हैं कि अब समय आ चुका है कि बांग्लादेश को और पाकिस्तान को एक हो जाना चाहिए। अब ऐसा समय आ गया कि हम दोनों को एक कंट्री हो जाना चाहिए, जैसा कि पहले का पाकिस्तान हुआ करता था। और हम पाकिस्तान कह रहा है कि हम बांग्लादेश की हर संभव मदद करेंगे और भारत के साथ जो बांग्लादेश के रिश्ते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इस बात में कोई शक नहीं है। यहां पर चाइना बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, एयर बेस बनाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, निवेश करना चाहता है, पैसा खर्च करना चाहता है, कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है, इकोनॉमी का विस्तार करना चाहता है। वो एक्चुअल में हमारे चिकन नेक के नीचे आके बैठना चाहता है। सच्चाई तो ये है, वो हमारे चिकन नेक के नीचे एयर बेस लेना चाहता है, मिलिट्री बेस लेना चाहता है, कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता है, यहां पर नजर रखना चाहता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को यहां पर रखना चाहता है। ऊपर से तो खुद देखरेख कर रहा है और वो नीचे आके देखरेख करने के लिए बांग्लादेश को इतना सपोर्ट कर रहा है। और बांग्लादेश के बाद अभी न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य के अंदर पाकिस्तान और चाइना मदद करे बांग्लादेश को न्यूक्लियर वेपन बनवाने में। इसमें कोई भी शक नहीं है कि भविष्य में बांग्लादेश के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा समर्थन कौन कर रहा है? एक तो पाकिस्तान कर रहा है और एक चाइना कर रहा है। तो ये हो गया 3 फ्रंट वॉर। हमें पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, हमें चाइना से लड़ना पड़ेगा, हमें बांग्लादेश से लड़ना पड़ेगा। ये एक ही चीज के कच्चे जट्टे बट्टे हैं। तो ये हमारा 3 फ्रंट वॉर हो गया। और जो हाफ फ्रंट वॉर है ये तो हो गया 3 फ्रंट वॉर। और हाफ फ्रंट वॉर किसको बोला जाता है? इंटरनल एनिमीज को। इंटरनल एनिमीज या इंटरनल डिस्टर्बेंस, जम्मू कश्मीर में जो हमारा आतंकवाद है। एक बड़ी फेमस कहावत है कि इंटरनल एनिमी इज मोर डेंजरस देन एक्सटर्नल एनिमी। बाहर के दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है अंदर का दुश्मन, जो घात लगाए बैठा है, आपको अंदर अंदर खोखला कर रहा है, आपकी हर एक कमजोरी का फायदा उठा रहा है। तो भारत देश के अंदर ऐसे गद्दार हैं, ऐसे आतंकवादी ग्रुप्स हैं जो चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हो, भारत को डिसमेंटल किया जाए, भारत को डिसेबल किया जाए, भारत एक ना रहे। ये जो 28 राज्य हैं ये 28 देश बन जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशली आपको बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको लगभग 1/3 पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की आबादी ऐसी है जो आज भी ऐसा चाहती है कि जम्मू कश्मीर अलग हो जाए, भारत टूट जाए, अलग देश बन जाए, पाकिस्तान का हम हिस्सा बन जाए। तो ये जो हाफ फ्रंट वॉर है वो हम इंटरनल एनिमी से लड़ना पड़ेगा। हमारे अंदर के जो दुश्मन है, गद्दार है, आतंकवादी ग्रुप्स हैं या आतंकवादी टेररिस्ट जैसे लोग जम्मू कश्मीर में, उनसे हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि हमें 3 एंड हाफ फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा भविष्य के अंदर। और ये 3 फ्रंट वॉर इतना घातक नहीं है जितना ये अकेला हाफ फ्रंट वॉर है। जैसे अभी आपने पहलगाम में घटना को अंजाम को देखा, पुलवामा अटैक को आपने देखा, उरी में आपने अटैक को देखा। ये सबसे बड़ा घातक है कि अंदर ही बैठकर ये भारत को अंदर अंदर से गद्दार खोखला कर रहे हैं और भारत के टुकड़े करवाना चाहते हैं। हम इनसे निपटेंगे कैसे? देखो, बांग्लादेश को ठिकाने लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश को हमने चारों तरफ से घेर रखा है, 3 तरफ से हमने बांग्लादेश को घेर रखा है। जब हम चाहेंगे बांग्लादेश को उसकी औकात याद दिखा देंगे। दूसरा, पाकिस्तान। अब अगर युद्ध होता पाकिस्तान से, मैं आपको लिख के देता हूं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा और खैबर पख्तूनवाला अलग होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंटरनल दंगे हो रहे हैं, सिविल राइट्स चल रहे हैं। बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है और उधर से खैबर पख्तूनवाला अलग होने की मांग कर रहा है। यहां पर पंजाब प्रांत भी अलग होने की मांग कर रहा है। तो अब अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना निश्चित है। पाकिस्तान को हम टैकल कर लेंगे और भारत और चाइना कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे देता हूं।
छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन कभी भी भारत और पाकिस्तान डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना इस बात को जानता है कि मुझे सुपर पावर बनना है, हमें अमेरिका से भी ऊपर जाना है, हमें टॉप ऑफ द वर्ल्ड बनना है, दुनिया का सबसे पावरफुल और सुपर कंट्री बनना है। तो अगर मैं भारत से उलझ जाऊंगा, भारत एक बड़ा देश है, भारत की आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है और सबसे बड़ी आर्मी है। भारत की एक्टिव आर्मी को और रिजर्व आर्मी को मिला दिया जाए तो 50 लाख आर्मी है। चाइना की आर्मी 24 लाख ही है, उससे दुगनी है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, हमारी आर्मी है, हमारे एयरफोर्स है, हमारे नेवी है, हम बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो चाइना इस बात को जानता है कि यदि भारत और चाइना के बीच में अगर वॉर हो जाता है तो हम 20 साल पीछे चले जाएंगे, 20 ईयर्स बैक चले जाएंगे, क्योंकि भारत भी पूरी ताकत लगाएगा, चाइना भी पूरी ताकत लगाएगा। तो चाइना कभी भी भारत से डायरेक्ट वॉर नहीं करेगा, इस बात को आप लिख के ले लेना। हम कभी भी आमने सामने नहीं लड़ेंगे। और दूसरा, जितना चाइना ने पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, उतना तो हम और चाइना एक साल में व्यापार कर लेते हैं। 65 से 70 अरब डॉलर का भारत और चाइना व्यापार करते हैं। तो भारत की इकोनॉमी के ऊपर चाइना की इकोनॉमी काफी डिपेंडेंट है और भारत की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी पर भी डिपेंडेंट है। दोनों आपस में काफी डिपेंडेंट है, दोनों बड़ी कंट्री है, तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होगा। हमें जो टैकल करना है वो है हाफ फ्रंट वॉर, जो इंटरनल एनिमीज है, जो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हमारे आंतरिक दुश्मन है, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं या देश के अंदर जो गद्दार है, जो भारत को डिसमेंटल करना चाहते हैं, उनसे हमें लड़ने की जरूरत है। तो हम आराम से टैकल कर लेंगे। और इस बात की सबसे पहले जानकारी किसने दी? हमारे जो पहले सीडीएस हुआ करते थे, जनरल बिपिन रावत साहब, इन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। 2 फ्रंट वॉर तो क्या हो गया? एक तो पाकिस्तान और एक चाइना और एक हमारा जम्मू कश्मीर का आतंकवाद, इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। इनके बारे में सबसे पहले जनरल बिपिन रावत ने 2017 में बताया था कि इंडिया को 2 फ्रंट वॉर नहीं, 2.5 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा। और जब बांग्लादेश के अंदर अराजकता फैल गई है, डिसेबिलिटी फैल गई है, वहां पर तख्ता पलट हो चुका है, कूप हो चुका है, बांग्लादेश आज पाकिस्तान की भाषा बोलता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश वापस से एक होना चाहते हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश की पूरी सहायता कर रहा है, हथियार वगैरह पहुंचा रहा है और वहां की सरकार को पूरा का पूरा यहां पर कह रहा है कि भाई अब हमें एक हो जाना चाहिए। चिकन नेक तक जाके पाकिस्तान के डिप्लोमेट जाके आए हैं बांग्लादेश के अंदर। तो अब अगर हम इसको भी जोड़ दें तो ये 3 फ्रंट वॉर प्लस हाफ फ्रंट वॉर, 3.5 फ्रंट का वॉर हमें लड़ना पड़ेगा। भविष्य के लिए भारत को इसको प्रिपेयर रहना चाहिए। आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।